स्टूडेंट्स 1949 की चीनी क्रांति की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। कुछ पॉइंट्स पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब है लंबी यात्रा। 1934 ईस्वी में चियांग काई शेक ने साम्यवादी प्रभाव को सदा के लिए समाप्त करने के लिए सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसने कियांगसी क्षेत्र को तीनों ओर से घेर लिया, जिस पर साम्यवादियों ने कब्जा कर लिया था, और साम्यवादियों को लंबे कठिन मार्ग पर जाने को विवश किया। लाल सेना ने अक्टूबर 1934 में लंबी यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा या ऐतिहासिक लंबी यात्रा के नाम से विख्यात है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम, जंगली और तंग रास्तों को चुना गया क्योंकि सीधे और स्पष्ट मार्गों पर सरकार का नियंत्रण था। मार्ग में कुओमिंतांग सेना का सामना करना पड़ा। बहुत से सैनिक रास्ते में मारे गए। यात्रा के दौरान इन्होंने 15 बड़े और 300 छोटे युद्ध लड़े। इन्होंने इस यात्रा के दौरान 18 पर्वतों और 6 नदियों को पार किया तथा 32 नगरों पर अधिकार किया। यह यात्रा 6000 मील लंबी थी। इसे 20,000 साम्यवादियों ने 370 दिनों में पार किया। यह क्वांगसी क्षेत्र से शुरू हुई और शेंसी क्षेत्र पर समाप्त हुई। माओ त्से तुंग और उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार जब क्वांगसी क्षेत्र से चले थे तो उनकी संख्या 27 थी। साम्यवादियों ने शेंसी पहुंचकर अपनी साम्यवादी सरकार का पुनर्गठन किया। इन्होंने येनान को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है जापान का चीन पर आक्रमण व संयुक्त मोर्चे की स्थापना। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद चीन व जापान के संबंधों में टकराव आ गया। चीन की सरकार जापान द्वारा किए गए वायदों को पूरा करवाना चाहती थी, जबकि जापान इस बात से नाराज था कि उस पर दबाव डालकर यह समझौता कराया गया था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चियांग काई शेक ने जापान के विरुद्ध मित्र देशों से सहायता मांगी और राष्ट्र संघ के माध्यम से समस्या को सुलझाना चाहा। मित्र देशों ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया तो दूसरी ओर राष्ट्र संघ ने भी 1935 तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। जापान चीन के भीतरी क्षेत्रों तक पहुंच गया। चियांग ने जापान से युद्ध की अपेक्षा समझौते की नीति का पालन किया। चीन के साम्यवादियों ने जापानी खतरे का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना करने का सुझाव दिया। साम्यवादी विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर चियांग काई शेक ने यह प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। देश के लोगों में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। दिसंबर 1936 में राष्ट्रवादियों ने चियांग काई शेक को कैद कर लिया और उसे समझौता करने को मजबूर किया। इसके अनुसार चियांग को चीन का प्रमुख नेता मानकर जापान के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ने की बात कही गई। इस समझौते के अनुसार साम्यवादियों ने अपने प्रभाव के अधीन क्षेत्रों तथा अपनी सेना पर चियांग की राष्ट्रीय सरकार का प्रभाव स्वीकार कर लिया। चियांग काई शेक की नानकिंग सरकार ने साम्यवादियों के सहयोग से जापान के विरुद्ध लड़ना स्वीकार किया। देश में प्रजातंत्रीय शासन स्थापित करना भी स्वीकार कर लिया। इस समझौते ने चीन में चले आ रहे आंतरिक संकट को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया और देश में राजनीतिक एकता स्थापित की, जिसने देश को जापान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है चीन जापान युद्ध। 7 जुलाई 1937 को जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 8 वर्षों तक चला। जापानी सेनाओं ने चीन के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में चियांग काई शेक की पराजय ने चियांग के समर्थकों को शत्रुओं में बदल दिया। साम्यवादियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। साम्यवादी चीन की स्वतंत्रता, समानता व प्रभुसत्ता के लिए लड़े। साम्यवादियों ने स्थानीय सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने तथा जापानियों को अपने देश से बाहर निकालने का प्रयास किया। युद्ध के इन 8 वर्षों में साम्यवादी लाल सेना की संख्या 20,000 से बढ़कर 9 लाख हो गई। इस पार्टी के सदस्यों की संख्या 40,000 से बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार 1945 ईस्वी में माओ त्से तुंग के योग्य नेतृत्व में चीन के साम्यवादी चियांग की राष्ट्रीय सरकार को ललकारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्चता के लिए साम्यवादियों व कुओमिंतांग में संघर्ष। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों से हार के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। इस हार के बाद जापान के द्वारा विश्व युद्ध व उससे पहले के विजित क्षेत्रों को खाली कर दिया गया। इस तरह जापान के चीन से जाने के बाद चीन का काफ़ी क्षेत्र ऐसा बच गया जहां पर न तो साम्यवादियों का कब्जा था और न ही राष्ट्रवादियों का। अब निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रवादियों व साम्यवादियों में संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें पहला है जापान द्वारा खाली किए गए क्षेत्र, दूसरा है चीन में सर्वोच्चता स्थापित करना, तीसरा विरोधी दल का अस्तित्व समाप्त करना, चौथा चीन की जनता का समर्थन प्राप्त कर सत्ता पर अधिकार करना। दोनों दलों में मंचूरिया तथा उत्तरी चीन के क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ में कुछ विजय प्राप्त की। उत्तर पश्चिम में शेंसी
तथा यियान पर अधिकार किया। साम्यवादियों ने गांवों के किसानों के साथ संपर्क बनाए रखा। उन्होंने संचार के साधनों में बाधा डालकर राष्ट्रीय सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। राष्ट्रवादियों ने विजित क्षेत्रों के लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिससे माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों को और अधिक लोकप्रिय बना दिया। साम्यवादियों ने अपनी लाल सेना का नाम बदलकर लोक सेना रख दिया। चियांग के विरुद्ध जोरदार संघर्ष किया। 1947 ईस्वी तक चीन में परिस्थितियां काफ़ी हद तक साम्यवादियों के पक्ष में हो गई। वे दिसंबर 1947 ईस्वी तक राष्ट्रवादियों को मंचूरिया से बाहर निकालने में कामयाब रहे। 1948 ईस्वी में उन्होंने मुकदेन पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1949 में टाइनस्टीन तथा पेकिंग पर और अप्रैल 1949 में नानकिंग पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने संघाई, हैंको, हिनयांग के प्रदेश भी प्राप्त कर लिए। अक्टूबर 1949 ईस्वी में साम्यवादियों ने कैंटन पर अधिकार कर लिया। चियांग काई शेक तथा उसके समर्थक राष्ट्रवादियों ने फार्मोसा भागकर शरण ली। चियांग काई शेक की 1975 में फार्मोसा में ही मृत्यु हुई। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी सरकार का गठन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन के दोनों दलों में अस्तित्व को लेकर जो संघर्ष हुआ, उसमें राष्ट्रवादियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग ने पीकिंग के विख्यात टावर से बड़ी भीड़ के सामने गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की। नई सरकार में माओ त्से-तुंग राष्ट्रपति बने तथा चाउ एन लाई प्रधानमंत्री बनाए गए। 2 अक्टूबर 1949 को इस साम्यवादी सरकार को सोवियत संघ अथवा रूस द्वारा मान्यता दे दी गई, जबकि अमेरिका ने इसे 1972 में मान्यता दी। चियांग काई शेक फार्मोसा चला गया, वहाँ उसने अपनी सरकार स्थापित कर ली। तो स्टूडेंट्स, ये थी 1949 की चीनी क्रांति की परिस्थितियाँ, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।